ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित रूपक एकात्म मानववाद के प्रणेता, लेखक नीरज कुमार सोनी, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। वे दार्शनिक कौन थे जिन्होंने राजनीति में रहकर राजनीति से अनित्य रहने की बात की? राजनीति में रहकर सांस्कृतिक धरातल पर राजनीति के रास्ते गढ़ने की बात आखिर किसने की? स्वाधीनता के बाद देश के सच्चे सांस्कृतिक धरातल पर देश के विकास की बात कौन कर रहे थे? एक दलीय शासन के सामने देश की जनता को एक बेहतर विकल्प देने का कार्य आखिर कौन कर सकते थे? और कौन थे विपक्ष से विकल्प तक की यात्रा के सच्चे मार्गदर्शक? जी हां, वे थे एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश जब विदेशी संस्कृति के प्रभावों से जूझ रहा था, उस समय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि अब स्वतंत्र भारत के विकास की दिशा क्या हो? विदेशी संस्कृति के दुष्परिणामों से भारत की प्राचीन गौरवशाली संस्कृति को कैसे बचाया जाए? ऐसे में देश को पंडित दीनदयाल के रूप में एक ऐसा राजनीतिक दार्शनिक मिला जिसने भारत की शाश्वत और गौरवशाली संस्कृति को देशानुकूल प्रतिस्थापित करने का बीड़ा उठाया। ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन सार्वजनिक रहा, लेकिन ट्रेन के डिब्बे में बगल में बैठा हुआ भी पहचानता नहीं था कि इंसान कौन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ऐसा स्वयं को पूर्णतया समर्पित जीवन जीना, जिसने अपनी कोई पहचान कहीं छोड़नी नहीं, इस भूमिका से जीना। और जीवन का कालखंड बड़ा नहीं था, वो छोटा था, 50 साल की आयु, लेकिन इतने छोटे से कालखंड में हमें इतना बड़ा वैचारिक अधिष्ठान देकर के दीनदयाल जी गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से देश को उसकी अपनी वैभवशाली संस्कृति का भान कराया और उसे राजनीति की मुख्य धारा का हिस्सा बनाया। आज हम उन्हीं के दर्शन से प्रेरित शासन व्यवस्था का अनुभव कर रहे हैं। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा। उन्होंने आजाद भारत के समक्ष यह विषय रखा कि भारत की अस्मिता की पहचान के साथ भारत के स्वत्व को जागना चाहिए। भारत एक एकात्म स्वत्व है, उसको भाषा, क्षेत्र और संप्रदाय में बांटकर देखना यह मूलभूत गलती है। पहले उन्होंने कहा कि जहां तक साम्यवाद है, जहां तक समाजवाद है, जहां पूंजीवाद है, ये तीनों एक आयाम की विकास पर जोर देते हैं। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे ये हमारी प्राचीन संस्कृति के आधार पर कुछ रचा जाए। तो दूसरी बात उन्होंने जो कही थी स्वदेशी, और तीसरी बात उन्होंने कहा कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये तीनों बात आज धीरे धीरे मानी जा रही है। सज्जनता का एक मापदंड यह है कि मैं दूसरों के लिए कुछ काम करूं, पर दूसरों के लिए काम करने की प्रेरणा मैं समझता हूं कि उसका भाव एकात्म मानव दर्शन में जिस तरह से प्रकट हुआ है कि व्यष्टि से समष्टि की तरफ जाना। राष्ट्रवादी चिंतक और विचारक सुरेश भैयाजी जोशी। अंतर आया जब पश्चिमी विचारों का प्रभाव जब बढ़ा। हम अगर स्वामी विवेकानंद का सोचे, हम लोकमान्य तिलक के बारे में सोचे, उन्होंने भौतिक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक, इन 3 शब्दों का वर्णन किया है। मैं समझता हूं कि वो एकात्म मानव दर्शन का ही एक अर्थ से जो दीनदयाल जी ने उसको व्यक्ति पर परवेष्टि के साथ जोड़कर करने की बात कही। दीनदयाल जी के दादा पंडित हरिराम एक प्रख्यात ज्योतिषी थे। वो मथुरा जिले के एक छोटे से ग्राम नगला चंद्रभान के निवासी थे। पंडित दीनदयाल के पिता का नाम भगवती प्रसाद और माता का नाम राम प्यारी था। इनके पिता जलेसर रोड के स्टेशन मास्टर थे।
पुत्र जन्म के समय रामप्यारी देवी अपने पिता के घर थीं। उनके पिता उस समय जयपुर अजमेर रेल मार्ग पर ढाणकिया में रहते थे। यहीं पर 25 दिसंबर 1916 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ। जन्म के 2.5 वर्ष बाद ही पिता का निधन हो गया। इनके एक भाई भी थे जिनका नाम शिवदयाल था। दोनों भाई अपनी माता के साथ अपने नाना चुन्नीलाल के पास रहने लगे। दीनदयाल जब 15 वर्ष के हुए तब उनकी माँ, नाना और मामा दिवंगत हो चुके थे और अब पूर्णतः अनिकेत अभावग्रस्त जीवन ही उनकी नियति बन गया था। इस अभावग्रस्त किशोर ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे इन विपरीत परिस्थितियों को परास्त कर दिया और 19 वर्ष की अवस्था में आपने कल्याण हाई स्कूल सीकर राजस्थान से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। प्रखर बुद्धि के धनी पंडित दीनदयाल अत्यंत मेधावी छात्र थे। ये विद्यालय की सभी गतिविधियों में सदैव अग्रणी रहते थे। बाद में इन्होंने इंटर की परीक्षा बिरला इंटर कॉलेज पिलानी से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। बाद में पढ़ते हुए 3 वर्ष तक इन्होंने अपनी शिक्षा का खर्च स्वयं उठाया। उनको महाराजा सीकर ने छात्रवृत्ति दी, 250 रुपए का स्कॉलरशिप और 10 रुपए महीने का वजीफा। दीनदयाल स्मारक समिति मथुरा के उपाध्यक्ष रोशन लाल। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट के बाद में बिरला जी ने उन्हें स्कॉलरशिप दी और उस स्कॉलरशिप के लेकर के उन्होंने कानपुर में आकर अपनी बीए की पढ़ाई बीएनएसडी कॉलेज कानपुर से पूरी की और तभी वो संघ के संपर्क में 1937 में आए। इसी समय वो सुंदर सिंह भंडारी, बापूराव मोघे, भैयाजी सहस्त्रबुद्धे, नानाजी देशमुख और बापूराव जोशी जैसे कार्यकर्ताओं के संपर्क में आए। कानपुर में ही उनकी भेंट संघ संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार से हुई। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर, बाबा साहेब आप्टे और दादाराव परमार्थ जैसे महानुभावों का सानिध्य भी उन्हें इसी समय प्राप्त हुआ। इस समय तक पंडित दीनदयाल अपना पर्याप्त समय संघ के कार्य को देने लगे थे। 1942 में इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते राष्ट्र को समर्पित कर दिया। 1947 में लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन की स्थापना हुई और साथ ही राष्ट्र धर्म मासिक, पांचजन्य, साप्ताहिक और स्वदेश दैनिक पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। पंडित दीनदयाल इस प्रकाशन के मार्गदर्शक और कर्ता धर्ता बने। संघ कार्य के लिए वो सह प्रांत प्रचारक के नाते प्रवास भी करते थे और इन पत्रों का संचालन भी। राष्ट्रवादी चिंतक और दीनदयाल धाम के निदेशक राजेंद्र प्रसाद। जब वो राष्ट्र धर्म प्रारंभ किए, पांचजन्य प्रारंभ किए, कई बार जब नौकर नहीं आया, स्वयं मशीन चलाना, कंपोजिंग करना और निकालना, समय से अखबार को भेजना, कहाँ भेजना, साइकिल में बंडल को लादना और ले जाकर स्टेशन पर पहुंचाना, ये स्वयं भी करते थे। अपने विद्वत्तापूर्ण और सारगर्भित लेखों के अलावा इसी समय पंडित दीनदयाल ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में सम्राट चंद्रगुप्त और जगतगुरु शंकराचार्य नामक 2 क्रांतिकारी वैचारिक ग्रंथ भी लिखे। निरंतर प्रवास और संगठन कार्य ही उनके जीवन का लक्ष्य हो गया था। स्वयं सेवकों से मधुर, स्नेहपूर्ण, आत्मीय संबंधों के कारण वो सभी के प्रिय बन गए। 1952 में ही राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था कानपुर में। इंचार्ज दीनदयाल जी थे। दीनदयाल जी के मित्र मथुरा निवासी बांके बिहारी माहेश्वरी। उस अधिवेशन में बहुत जोरदार वर्षा हुई और वर्षा के कारण जितने टेंट थे सब भीग गए और उस समय दीनदयाल जी ने एक एक कैंप पर जाकर के और लोगों को हिम्मत दी। उसी अधिवेशन में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने अपने 2 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए थे, एक पंडित बलचंद शर्मा और दूसरे दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचारों से अत्यंत आदर्शवादी और जीवन मूल्यों के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। रोजमर्रा के छोटे से छोटे कार्यों में भी
वो अपने मूल्यों के साथ कोई समझौता नहीं करते थे। ये बात उन दिनों की है जब रेडियो और टेलीविजन के लिए सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी था। प्रख्यात शिक्षाविद दीनानाथ बत्रा। जब भी ट्रांजिस्टर का समय होता वे चूकते नहीं थे और उनके मन में इस प्रकार की हचकचाहट शुरू हो जाती थी कि समय हो गया, अब ट्रांजिस्टर सुनना चाहिए। तो गाड़ी में सफर करते हुए इस प्रकार से उनके मन में हलचल हुई। ये आकाशवाणी है। अब आप नरेश पांडे से समाचार सुनिए। श्रीमान क्षमा कीजिए जी, समाचारों का समय हो गया है और मैं देख रहा हूं कि आप ट्रांजिस्टर होते हुए भी समाचार नहीं सुन रहे हैं। लगता है आपको समाचारों में बहुत दिलचस्पी है। जी, आपने ठीक समझा। किंतु मैं देख रहा हूं कि ट्रांजिस्टर तो आपके पास भी है। जनाब, आप अपना ट्रांजिस्टर चलाकर इसमें समाचार क्यों नहीं सुन लेते? जी, आपने ठीक देखा, ट्रांजिस्टर तो मेरे पास भी है, लेकिन इसके लाइसेंस की अवधि कल ही पूरी हो गई है। बिना नवीनीकरण किए ट्रांजिस्टर से समाचार सुनना चोरी होगा और इससे देश को राजस्व की हानि होगी। मैं ये चोरी नहीं करना चाहता, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा था। अरे वाह, मान गए भाई, मान गए। आप जैसा ईमानदार और सत्यवादी व्यक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा। नहीं, बात उसूलों की है। पंडित दीनदयाल का अधिकतर प्रवास रेलगाड़ी से ही होता था। उनकी रेल यात्रा का एक और प्रेरक प्रसंग सुना रहे हैं राष्ट्रवादी चिंतक चंपत राय। दीनदयाल जी थर्ड क्लास का हो उसमें यात्रा करते, तो एक ही ट्रेन में उस समय के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शक सरसंघ चालक वो फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे। दीनदयाल जी अपने जनरल डिब्बे से या थर्ड क्लास से निकले और फर्स्ट क्लास में चले गए। ट्रेन चलती रही और वो अपनी बातचीत करते रहे। बातचीत खत्म करके अगले स्टेशन पर आए तो टीटी के पास गए कि इस स्टेशन से इस स्टेशन तक मैंने अमुक डिब्बे में यात्रा की है, मेरा टिकट इस क्लास का है, डिफरेंस मेरे से लो और मुझे रसीद दो। अप्रैल 1951 में उत्तर प्रदेश में संघ के स्वयंसेवकों ने उत्तर प्रदेश जनसंघ नाम से एक नए राजनीतिक दल की स्थापना की। लखनऊ के अधिवक्ता राजकुमार उसके अध्यक्ष और पंडित दीनदयाल उसके महामंत्री बने और दिसंबर 1952 में कानपुर में भारतीय जनसंघ के प्रथम अधिवेशन में निर्विरोध रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष और पंडित दीनदयाल उपाध्याय महामंत्री बनाए गए। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा। कानपुर के अधिवेशन में उनका कर्तृत्व देखकर डॉक्टर मुखर्जी ने कहा, यदि मेरे पास 2 दीनदयाल हो तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा बदल दूं। अंग्रेज चले गए। विभाजन की विभीषिका ने एक समस्या उत्पन्न की थी जिसका नाम था कश्मीर समस्या। डॉक्टर मुखर्जी ने बलिदान दिया और दीनदयाल जी ने संपूर्ण देश से सत्याग्रहियों का संयोजन किया। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक सब प्रदेशों के सत्याग्रहियों को दीनदयाल जी ने कश्मीर भेजा और कहा, कश्मीर संपूर्ण भारत का विषय है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनथक प्रयासों और नेतृत्व के कारण ये दल बड़ी तेजी से बढ़ने लगा और इसी बीच इसकी रीति नीति और कार्यकर्ताओं के व्यवहार संबंधी मार्गदर्शन करने हेतु पंडित दीनदयाल ने सिद्धांत और नीति नामक पुस्तक की रचना की। सामाजिक चिंतक विचारक चंपत राय। जब राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनसंघ बन गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया। उन्होंने संघ के तत्कालीन अधिकारियों से कहा और संघ के अधिकारियों ने दीनदयाल जी को दे दिया कि जाओ तुम वहां काम करो। तो दीनदयाल जी ने कहा था मेरी तो राजनीति में कोई रुचि नहीं। तो संघ के अधिकारियों ने कहा था चूंकि तुम्हारी राजनीति में रुचि नहीं है इसलिए तुम्हें वहां भेजा जा रहा है। सिद्धांत आधारित राजनीति के प्रबल पक्षधर पंडित दीनदयाल को 1963 में उनके विरोध के बावजूद जौनपुर के उपचुनाव में खड़ा कर दिया गया और वो चुनाव हार गए।
प्रख्यात नेता और विचारक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। पहली बात तो मैं यहाँ बता दूं कि जब उनके नाम का एक पट लगाया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को वोट दो, तो उन्होंने रात को आके मुझसे कहा, भाई ये किसने लगाया है? मैंने कहा हमारा आधिकारिक तो ऐसा कोई पट नहीं छपा है। कहने लगे इसको उतारो और जहां जहां सब उतरवा दो। मैं क्यों? कहने लगे मेरा नाम वोटर लिस्ट में जो लिखा है ना, उतना ही नाम रहना चाहिए। ये मैं उपाध्याय के नाम पर या पंडित के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, और अगर ये कहा जाएगा तो मैं अपना नाम वापस ले लूंगा। तो इस दृष्टिकोण से वो चुनाव लड़ रहे थे। और जब वो चुनाव में उनकी पराजय हो गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब एक पत्रकार वार्ता बुलाओ, क्योंकि मैं तो कल चला जाऊंगा यहां से और मुझे धन्यवाद देना है लोगों को। तो पहले तो उन्होंने जो जनता को जिसके इतने भारी मात्रा में समर्थन दिया, उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मेरा प्रतिपक्षी था और मैं जाति के आधार पर मुझे हरा दिया गया, नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात अच्छी तरह नहीं समझा सका जनता को, और मेरे प्रतिपक्ष में चुनाव लड़ने वाले सज्जन अपनी बात को बहुत अच्छी तरह समझा सके, वो जीत गए, मैं हार गया। पंडित दीनदयाल ने अपने दल को केवल राजनीतिक दिशा ही नहीं दी, बल्कि विश्व को एकात्म मानववाद का नितांत नया और अभूतपूर्व दर्शन भी दिया। पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पश्चिम के पूंजीवाद तथा साम्यवाद, उन दोनों विचारधाराओं को नकारते हुए एकात्म मानव दर्शन की अवधारणा प्रस्तुत की, जो वस्तुतः वे कहते थे कि ये भारतीय सांस्कृतिक एवं सभ्यता मूलक विचारों पर ही आधारित है, जिसमें परस्परावलंबन, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व, इन सब में एक पारस्परिक संबंध है, तो वह परस्परावलंबित है। तो व्यक्ति का विकास समाज के साथ जुड़े बिना संभव नहीं है। तो जैसे पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, गुरु ऋण है, इसी प्रकार समाज का भी ऋण है। समाज से जो हम प्राप्त करते हैं वह समाज को हम कैसे दें, तो वह देना संभव तभी हो सकता है जब हम अच्छे कार्यों द्वारा धन संचय करते हुए श्रम का ऐसा सम्यक वितरण करें जिससे समाज में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, और वह प्रतिस्पर्धा ऐसी हो कि अगर पड़ोसी भूखा है तो मैं सो न सकूं, ऐसी मन में वेदना रहे। ये जो अंत्योदय है, इसका अर्थ ही यह है कि जब तक समाज में एक व्यक्ति भी ऐसा है जो शोषण अथवा भूख के अभिशाप से ग्रस्त है, तब तक मुझे चैन नहीं आनी चाहिए। इस दर्शन का सार तत्व ये है कि यदि हम मानव के चिंतन, विकास, साथ ही साथ भौतिक सुख जैसी इकाइयों में अलग अलग न करके संपूर्ण मानव की आवश्यकताओं का चिंतन केवल एक इकाई के रूप में करें, तभी मानव का सही विकास संभव होकर मानव समाज वास्तविक सुख, समृद्धि और शांति की ओर अग्रसर हो सकता है। राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे। आज का जमाना जिसमें हम जीवन शैली की चर्चा कर रहे हैं, एक धारण क्षमता, सस्टेनेबिलिटी की चर्चा कर रहे हैं, तो दीनदयाल जी बहुत ही प्रासंगिक हो जाते हैं। क्योंकि यद्यपि उन्होंने उपभोग के स्थान को माना था, जरूर माना था। जीवन में अगर हमें कोई संपदा पानी है, जिस वैभव संपन्न भारत भूमि की हम सारे एक अपेक्षा करते हैं, जो एक सपना देखते हैं, तो वैभव का संदर्भ निश्चित रूप में उपभोग से होता है। और इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हम निस्संग बनते हुए वनों में जाए या पहाड़ों में जाए, ये जरूरी नहीं है। मगर उपभोग लेते समय भी, जीवन का आनंद लेते समय भी हमने अपनी सोच ये रखनी चाहिए कि ये जो भी मेरे लिए उपभोग के लिए उपलब्ध है प्रकृति के द्वारा या मैंने निर्माण किए हुए संसाधनों के आधार पर, वो केवल मेरे लिए नहीं है और औरों का भी इसके संदर्भ में एक हक बनता है। तो औरों के प्रति एक सोच होना, एक संवेदनशीलता होना, एक सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना होना, इसको उन्होंने बहुत महत्व दिया है। और इसलिए मैं मानता हूं कि उनकी विचारधारा में जो एकात्म मानव दर्शन प्रमुख रूप में आता है, तो उसमें जो एक व्यक्ति, समाज और फिर परमेष्टि और सृष्टि,
ये जो संबंधों का निरूपण उन्होंने किया है वो बहुत ही बेजोड़ है। तत्कालीन भारतीय परिदृश्य में एकात्म मानववाद की सार्थकता के बारे में केंद्रीय स्वच्छता और पेयजल मंत्री भारत सरकार उमा भारती। तो जब देश आजाद हुआ तो देश को देश के ठोस अर्थ संस्कृति का धरातल, एक आर्थिक संस्कृति भी होती है देश की, और वो आर्थिक संस्कृति उसके क्लाइमेट, वहाँ के निवासी, वहाँ का सोच, वहाँ की भूमि, वहाँ का जल, वहाँ के अर्थ के स्रोत, इसको मिला करके एक अर्थ संस्कृति का डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक कल्चर का। उस हिसाब से गांधी जी का सोच अगर ठीक से क्रियान्वयन की पद्धति में लाने की बात आई, गांधी जी का सोच का प्रतीक था चरखा। चरखा किस चीज का प्रतीक था? आर्थिक स्वावलंबी राष्ट्र का। इस आर्थिक स्वावलंबी राष्ट्र की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, क्रियान्वयन कैसे हो, इस अवधारणा की, वो दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद था। इसके पीछे की कल्पना क्या थी कि समाज की आत्मा एक है, एक आत्म समाज है ये, इसलिए एकात्म मानववाद, सब मानव आत्मा की दृष्टि से समान है। इसलिए मुझे लगता है कि गांधी जी की सोच को ही उन्होंने आगे बढ़ाया। अंधेरे में भटकते जो उन्हें तुम राह दे देना, उन्हें तुम राह दे देना, उन्हें तुम राह दे देना। कदम है कांपते जिनके उन्हें तुम बाह दे देना, उन्हें तुम बाह दे देना, उन्हें तुम बाह दे देना। ओ राह में ऐसा दीप जलाओ, ऐसा दीप जलाओ, ये जग इस मंत्र दृष्टा राजर्षि ने नैतिकता और मूल्यों पर आधारित राजनीति पर बल दिया। इन्होंने अल्मोड़ा के विद्वान दार्शनिक चिंतक बद्रीशाह टुलघरिया का लिखा दैशिक शास्त्र नामक ग्रंथ खोज निकाला और उसके आधार पर चिति और विराट की कल्पना हमारे सामने उपस्थित कर राष्ट्रीय चिंतन और देशभक्ति को एक नया आयाम दिया। चिति और विराट के मूल सूत्र एकात्म मानववाद की तत्व मीमांसा के साथ एकाकार होकर एक महान दार्शनिक विचार के रूप में साकार हो उठे। प्रख्यात नेता और विचारक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। पंडित दीनदयाल जी का कहना यह था कि जब तक हम मनुष्य का मनुष्यों से संबंध नहीं समझेंगे और मनुष्य स्वयं क्या है इसको नहीं समझेंगे और मानव समाज का बाकी सृष्टि से क्या संबंध है इसे नहीं समझेंगे, तब तक हम जो भी कुछ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो भी रचनाएं करेंगे वो एकांगी होंगे। तो समाज और व्यक्ति के संबंध के लिए जैसे व्यक्ति में आत्मा है, तो उन्होंने कहा, जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि एक समाज में एक चीज होती है चिति, जिसको आप समाज की चेतना बोल सकते हैं, आत्मा बोल सकते हैं। अगर वो चेतना नहीं है समाज में तो फिर समाज का इकट्ठा रहना मुश्किल होता है। और जब समाज का आप विस्तार करते हैं तो राष्ट्र उसी तौर पर एक स्वयंभू इकाई है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो एक देश में रहने वाले समाज हैं वो सब मिलकर के हजारों साल से एक साथ रहते रहते जब इकट्ठे आते हैं और राष्ट्र का रूप लेते हैं तो राष्ट्र की भी एक चिति होती है, जिसे आप राष्ट्रीय चेतना कहते हैं, जिसके अभाव में कोई व्यक्ति राष्ट्र का अंग नहीं बन सकता या अपने को राष्ट्र का सदस्य नहीं मान सकता। तो ये जो एक समाज को और व्यक्ति को समझने की दृष्टि थी, सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से मैं समझता हूं, जिसे सोशल साइंस कहते हैं, ये एक सर्वथा नवीन दृष्टि थी। लोकतंत्र में प्रभावी विपक्ष का होना अनिवार्य शर्त है। 1967 के चौथे आम चुनावों में जनसंघ ने आपके नेतृत्व में देश के सामने पहली बार एक दलीय राजनीति को चुनौती देते हुए एक सबल विपक्ष की संकल्पना को साकार किया। 7 राज्यों में संयुक्त विधायक दल की सरकार अस्तित्व में आई, जिनमें जनसंघ एक प्रमुख दल था। राज्यसभा सांसद रविंद्र किशोर सिन्हा। 1967 जनरल इलेक्शन, अश्विनी कुमार जी थे संगठन मंत्री। उन्होंने कहा कि पंडित जी एक हमको अच्छा सा स्लोगन बना के दे दीजिए, पोस्टर छपवाना है। तो उन्होंने पहले तो ये प्रश्न किया, क्यों पोस्टर छपवा रहे हो, पैसा खर्च होगा, पार्टी के पास पैसा नहीं है। जब अश्विनी जी ने उनको कहा कि नहीं, किसी प्रेस वाले से बात हो गई है, तब पंडित जी ने अपना उठाया वो पैड, एक वो रखते थे क्लिप बोर्ड जिसमें कि वो कागज लगा के लिखते रहते थे, उसमें बहुत सरल नारा दिया। उससे पंडित जी की सोच, उन्होंने लिखा,
हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर बच्चे को पढ़ाई, हर रोगी को दवाई। पंडित जी ऐसे थे। वे वोट राजनीति नहीं, वो राष्ट्रीय राजनीति करते थे। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा। उन्होंने देश को एक वैचारिक विकल्प दिया। उस वैचारिक विकल्प के नाते उन्होंने भारतीयकरण का आह्वान किया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा दी, एकात्म मानववाद का प्रणयन किया और परिणामतः देश को एक वैचारिक दिशा देने का प्रयत्न किया। उस दिशा का मूल मंत्र यह है, हम अपने मस्तिष्क को औपनिवेशीकरण से मुक्त करें। आज हमारा दिमाग साम्राज्यवादी औपनिवेशीकरण का इतना शिकार है कि हमको पश्चिम में ही सब ज्ञान दिखता है। और इसलिए उन्होंने कहा, भारत की राजनीति, भारत की अर्थनीति, भारत की शिक्षा, भारत की न्याय, इन सब का भारतीयकरण होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के विचार को लेकर के चले थे। आखिरी छोर के इंसान के कल्याण, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पॉलिटिकल फिलॉसफी का केंद्रवर्ती विचार था। 1968 में कालीकट में जनसंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इस सभा में पंडित दीनदयाल का भाषण अविस्मरणीय और अभूतपूर्व था। पंडित दीनदयाल के सहयोगी 92 वर्षीय पंडित महेश दत्त शर्मा। पंडित जी ने ऐसा कोई विषय छोड़ा नहीं जो उस समय की जो परिस्थितियां थी उनमें सबसे अपने प्रमुख लोगों को कोई न कोई विषय देकर के उनसे कहलवाया, किसी दूसरे को विषय देकर के उससे कहलवाया। सारे विषय वहां पर कहे गए और अंत में पंडित जी को सर्वसम्मति से सबने अध्यक्ष चुना और चले आए। अधिकांश लोगों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ये अंतिम दर्शन थे। 11 फरवरी को सायंकाल पंडित जी लखनऊ से पटना के लिए रेल से रवाना हुए, किंतु दुर्भाग्य कि वो पटना नहीं पहुंच सके। मानवता का ये प्रखर सूर्य अकस्मात ही अस्त हो गया। मुगलसराय स्टेशन के पास पटरियों के किनारे इनकी मृत देह पाई गई। माना कि जीवन चलने का नाम है, लेकिन रास्ते में सूर्यास्त कब हो जाए ये राही खुद नहीं जानता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवनी लेखक, प्रख्यात गुजराती साहित्यकार डॉक्टर विष्णु पंड्या के मार्मिक शब्दों में एक जीवन चक्र का मानो फलसफा छिपा हुआ है, खासतौर पर धुंधलके की अंतिम रश्मियों का। तो पहुंचने से पहले उनको एक स्टेशन पर एक और उनके साथीदार पीताम्बर दास जी मिले। पीताम्बर दास जी ने कहा, उनको एक शायरी सुनाई, निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुंचेंगे कहाँ मालूम नहीं, राहों में भटकते कदमों को मंजिल का निशा मालूम नहीं। दीनदयाल जी हंस पड़े थे, लेकिन अभी आप सुन रहे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित रूपक एकात्म मानववाद के प्रणेता। आलेख नीरज कुमार सोनी, वाचक स्वर मनोज माइंडकर और दीपा चतुर्वेदी, नाट्यांश कलाकार जेपी सिंह, निखिल दीवान और जैनेन्द्र सिंह, प्रस्तुति सहायक मनु पुष्पम त्यागी, संपादन और प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।